एक सवाल, जिस जमीन पर आप अभी खड़े हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो कहां से आई? कैसे बनी ये पृथ्वी? और क्या हम सच में जानते हैं इसकी असली कहानी? 4.6 अरब साल पहले न कोई जमीन थी, न पानी, न हवा। सिर्फ था धूल, गैस और एक विशाल विस्फोट, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। और उसी एक पल से शुरू हुई हमारी पृथ्वी की अविश्वसनीय यात्रा। अब ये टॉपिक सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में, यूपीएससी में, एसएससी में हर जगह पूछा जाता है। नेबुला हाइपोथेसिस क्या है? पृथ्वी की लेयर्स कैसे बनी? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये ईन्स क्या होते हैं? सब कुछ एक ही वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक, बिल्कुल सिंपल भाषा में, विद नोट्स। तो अगर आप चैप्टर 2 को एक बार में क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं पृथ्वी की शुरुआत की ओर। हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। 11th जो थोड़ी सी टफ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, सब बढ़िया हो जाएगा। आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की। ठीक है, ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एक चीज समझिएगा, इस वीडियो में आपको सारा कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और इस पीपीटी को, स्लाइड को चाहिए हो तो कमेंट में आप लोग अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास पृथ्वी से बनने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक टर्म्स को समझेंगे। जैसे यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, अब यूनिवर्स जो है बेटा, ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्थान है जिसमें सारी चीजें हैं। आपका प्लेनेट, आपका सन, आपका सौर मंडल, सब कुछ इसी में आता है। ठीक है, जैसे आपका बहुत बड़ा देश है ना, इसके अंदर राज्य है, राज्य के अंदर शहर है, शहर के अंदर आपका इलाका है। इसी तरह सबसे बड़ी यूनिट जो सबसे सब बड़ा कुछ है वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, और इसी के अंदर सारी चीजें आती हैं। यूनिवर्स इज अ वास्ट स्पेस दैट कंटेन्स एवरीथिंग, जहां पर सब कुछ है। ठीक है, दूसरा आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा को हम कहते हैं इंग्लिश में गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है कि जहां पर तारे होंगे, गैस है, धूल है, इन सबका बहुत बड़ा समूह होगा। ठीक है, और इस गैलेक्सी में कई सारे करोड़ों तारे हैं, करोड़ों। ठीक है, और उनमें से एक तारा पता है क्या है? आपका सूर्य, आपका सन। ठीक है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार इंक्लूडिंग आवर सन। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो कि गैलेक्सी के अंदर है। और उसके बाद सौर मंडल। ठीक है, सूर्य और उसके पास के जो चारों ओर घूमने वाले ग्रह होते हैं, हिस्से को हम कहते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। The solar system is the group of the sun and all the objects that orbits around it, such as planet, moons and asteroid, etc. ये सारी चीजें तो याद रखिएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या आती है? गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? हमारा सोलर सिस्टम। इतना बात क्लियर है? यूनिवर्स आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये सब आपकी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अलग अलग गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी को आप उठा के देखोगे तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं। ठीक है, और इस गैलेक्सी के अंदर आप आओगे तो आपको सोलर सिस्टम मिलेगा, लाइक जो हमारा वाला है सन। इसके बाद प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, प्लैनेट्स के साथ साथ आप यहाँ पे देखते हैं कुछ ना कुछ पत्थर होते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। उसके बाद आगे चल रहे हैं। इसमें आगे की जो बात आती है वो ये कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संबंध, कि हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उस बने कैसे। सबसे पहले एक थ्योरी आती है, तो हम कहते हैं निहारिका परिकल्पना, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। जब आप नेब्यूलर हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले पर्सन का नाम क्या है? इमैनुअल कांट। क्या नाम है? इमैनुअल कांट। और इन्होंने क्या बताया कि गैस, धूल, ये सब एक बादल के रूप में थे, और इसके चारों ओर के जो ग्रह हैं वो बने हैं। इसका क्या है? गैस और धूल से ही सारी चीजें बनी है। गैस और धूल से सारी चीजें बनी है, और इसी में पृथ्वी भी शामिल है। तो एक थ्योरी हो गई नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। दूसरा आता है लॉपलेस का सिद्धांत। तो लॉपलेस है बेसिकली ये कहता है कि जो ये गैस और धूल के जो बादल थे, उनके के जो किनारे ना छोटे छोटे पत्थर वगैरह, ये सब जो पदार्थ थे, एलिमेंट्स थे, ये अलग हो गए, और ये ठंडे होकर छोटे छोटे पिंड बन गए, छोटे छोटे बॉडीज बन गई। ठीक है, और उसी से चलकर आगे क्या बने? ग्रह। जैसे घूमता हुआ नेब्यूला, स्पिनिंग नेब्यूला। उसके बाद इससे पदार्थ अलग हुए, फिर ये पदार्थ छोटे छोटे जो थे वो सेपरेट होकर अलग अलग प्लैनेट बने।
ठीक है? याद रखिएगा हम सिर्फ थ्योरीज की बात कर रहे हैं कैसे-कैसे बने। जैसे ये घूम रहा है, घूमते-घूमते सब कुछ बन गया। एक कह रहा है कि अलग हो होकर सब कुछ बन गया और उसके बाद तीसरा आता है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना का मतलब क्या है? प्लांटेसिमियल हाइपोथेसिस। इस थॉट को देने वाले 2 व्यक्ति हैं चैम्बरलिन और मोल्टन। क्या नाम है? चैम्बरलिन और मोल्टन। और इन्होंने क्या बताया कि सूर्य के आसपास छोटे-छोटे ठोस कण थे, ठीक है? सॉलिड एलिमेंट्स थे, जो आपस में जुड़कर क्या बन गए? प्लैनेट्स। क्या बन गए? प्लैनेट्स। तो ये चीजें सूर्य era इसके आसपास छोटे-छोटे एलिमेंट्स थे, ये सब जुड़ते गए और धीरे-धीरे प्लैनेट्स बनते गए। सबकी अपनी-अपनी थ्योरी है, याद रखिएगा और हर थ्योरी अपने आप में सही है। हर थ्योरी अपने आप में सही है, आप डिसाइड नहीं करोगे कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत, ठीक है? आपको तीनों के बारे में बस थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। एक थ्योरी कह रही है गैस और धूल से बने, एक थ्योरी कह रही है गैस, धूल के साथ जो छोटे-छोटे सॉलिड एलिमेंट्स थे वो अलग हो गए, से बने और एक कह रहा है जो बहुत सारे सॉलिड एलिमेंट्स थे सिर्फ उससे बने। तो ये हमारी अलग-अलग थ्योरीज हैं। उसके बाद आगे, आगे आता है हमारा बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी जो है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है? और इस थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट जो है 1927 में बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्जिस लेमेट्रे ने दिया था, जॉर्जिस लेमेट्रे। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक छोटा, गर्म और घने बिंदु में समाहित था। एक छोटे से बिंदु में सब कुछ इस तरह, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उसके बाद लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो को वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, लाइक कुछ इस तरह फूट गया, ठीक है? और फूटने के बाद जो ऊर्जा है वो चारों ओर फैलने लगी, एक्सपेंशन होने लगी, ठीक है? और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे गैस, तारे, आकाशगंगाएँ और ग्रह बनने लग ग्रेजुअली स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। सारी चीजें इस एक ब्लास्ट के बाद बनी। और याद रखिएगा आपका जो यूनिवर्स है, वहां पर कोई ग्रेविटी तो है नहीं, जिस चीज वो फेड हो जाती है। तो एक ब्लास्ट हुआ ना, इसके बाद भी कुछ चीज रुकी नहीं, सब जा रही है। इसलिए यूनिवर्स का साइज क्या है? अनसर्टेन है। वो आपके लिए पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आज भी जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है और इसका आकार जो है बढ़ रहा है। इवन टुडे द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास अगला, अगला आता है कि हमारी पृथ्वी, सारी चीजें हमने देख ली यूनिवर्स वगैरह कैसे बना। अब हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो पहले तो बहुत ज्यादा चट्टान वीरान सब कुछ था। यहाँ पर गैसेस के नाम पर देखोगे ध्यान से, बहुत कम गैसेस थी। उसके बाद धीरे-धीरे यहाँ पर वेदर घटनाएँ घटनी शुरू हुई। उसके बाद पहले हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव आए और बाद में हमारी जो पृथ्वी है जिसे आज हम देख रहे हैं, ये लास्ट में बनी। इसी को अगर हम थ्योरेटिकल वे में देखें, सबसे पहले हमारी पृथ्वी क्या थी? चट्टानी, गर्म और विराट, ठीक है? याद रखिएगा रॉकी, हॉट एंड बैरन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर वायुमंडल नाम की कोई ज्यादा चीज नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 2 गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन एंड हीलियम। यही सबसे ज्यादा हमारे पास थी, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है? उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जब यहाँ पर जल और जीवन की अनुकूल परिस्थितियां आने लगी। अब एक चीज समझिएगा, तो ना आसमान से करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉइड्स आके गिर रहे थे। उन्हीं एस्ट्रॉइड के अंदर थे हमारे मिनरल्स, खनिज, उसी के अंदर था हमारा पानी, उसी के अंदर था हमारा नमक। ये सारे करोड़ों आके गिरे, जाकर यहाँ पर मिनरल्स, पानी और खनिज देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे लाइफ आई, लाइफ कब? 460 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? और अब जो वर्तमान वाली पृथ्वी है, इसमें काफी सारी संरचनाएं बनी। याद रखिएगा पृथ्वी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर यानी हमारी हवा। उसके बाद आता है स्थल मंडल, ठीक है? लिथोस्फेयर यानी हमारी जमीन। फिर आता है हमारा जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर। तो ऐसे कई सारे हिस्से धीरे-धीरे डेवलप हुए। इतनी बात समझ में आ रही है? जस्ट इसी को छोटे-छोटे पॉइंट्स को लिख देंगे पेपर में, कहानी में, बिल्कुल उग के जाएगा। इन्हीं को आपने पढ़ लिया तो बस ये हो गया आपका काम खत्म, ठीक है? आगे उसके बाद आता है पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना, ठीक है? तो वायुमंडल की अगर हम बात करें, शुरुआत में अभी बताया सिर्फ 2 गैस थी, H2 यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिर्फ 2 गैसेस थी। उसके बाद ये खत्म कैसे हुई? सोलर विंड्स की वजह से, क्योंकि सोलर विंड्स ने इनको पृथ्वी से बाहर निकाल दिया। कहां से बाहर निकाल दिया? पृथ्वी से। आगे आते हैं दूसरी अवस्था, जब हाइड्रोजन और हीलियम चली गई तो इसके बाद पृथ्वी होने लग गई ठंडी, ठीक है? और पृथ्वी के अंदर से कई सारी गैस बाहर निकलने लगी, लाइक इवेपोरेशन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। ये सारी गैस हमारी पृथ्वी के अंदर से निकल रही थी जब वोल्केनो फटते थे, ठीक है? और उसके बाद इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत नाम मात्र की थी, बहुत कम थी। तो सेकंड स्टेज हमारी ये हो गई। थर्ड स्टेज आती है कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, ठीक है?
और एस्ट्रॉइड्स भी आ रहे थे लगातार, जिसकी वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन जैसा प्रोसेस चालू हुआ, जलवाष्प जैसा चीजें चालू हुई। और जलवाष्प क्या हुआ, ये ठंडी होकर वर्षा में कन्वर्ट हो गई। फिर अब देखोगे सिलेबस में आगे जाकर कि इवेपोरेशन का जो साइकिल है, इसी से पूरा का पूरा जो हमारा रेन है वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो जलवाष्प की वजह से ही वर्षा आने लगी, महासागर बने। उसके बाद में पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पर ह्यूमन सपोर्टेड एनवायरनमेंट बन गया। मानव को विकास करने का, मानव से संबंधित एक वातावरण हमारा बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हमारे पास अलग अलग अवस्थाएं हैं। आप देखेंगे हाइड्रोजन हीलियम थी, हाइड्रोजन हीलियम को निकाला किसने, सोलर विंड्स ने। सोलर विंड्स के निकलने के बाद पृथ्वी ठंडी हो गई, वोल्केनोस फट रहे थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेज में बहुत सारे वोल्केनो फटे, और उसके बाद ठंडी होकर बारिश होने लगी, महासागर बने, और देन लास्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से ह्यूमन सपोर्टेड एनवायरनमेंट बना, मानव के विकास का एक वातावरण बन गया। उसके बाद आगे बात करें, देखो हमारा जो सौर मंडल है, उसमें जो ग्रह हैं वो टोटल 8 है। सूर्य हमारा हो गया तारा, स्टार हो गया, और उसके बाद जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो टोटल 8 प्लैनेट्स है। जैसे आंतरिक ग्रह, जिसे हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, ये सूर्य के निकट वाले होते हैं, पास वाले होते हैं। इनका आकार छोटा है, और यहाँ पर ठोस सतह है, सॉलिड सरफेस है, और चट्टानी सारी चीजें हैं, रॉकी चीजें हैं। और इनके उपग्रह बहुत कम होते हैं। लाइक जैसे भारत पृथ्वी के पास एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा। आपको अब तक एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर क्यों काटता है, बाकी किसी और के क्यों नहीं, और बाकी प्लैनेट सिर्फ सूर्य के चक्कर काटते हैं, क्यों? ये सारी चीजें समझिएगा आगे। ठीक है, जब तक आप सोचिए। और इनमें आप देखोगे कोई भी आपको रिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हुए हमारे आंतरिक ग्रह। उसके बाद दूसरा, बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह की बात करें, जो हमारे गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनका आकार देखोगे बहुत बड़ा है। इनमें कौन कौन आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आते हैं। ये सूर्य से दूर होते हैं, यानी कम गर्म होंगे। इनका आकार बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़े होते हैं, गैस से बने हुए होते हैं। ये सिर्फ गैसियस बोलते हैं। और इनमें याद रखिएगा, इनके उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उनके पास पृथ्वी जैसे कई सैकड़ों चंद्रमा है, और सबसे ज्यादा किसके पास है, जुपिटर के पास। ठीक है, इसके पास मैक्सिमम चंद्रमा टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। और इनमें आप देखोगे विलय यानी रिंग्स पाई जाती है कुछ इस तरह की, ये रिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, अगेन सवाल याद रखिएगा, आप बताएंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर क्यों काटता है और सारे प्लैनेट सिर्फ सूर्य के चक्कर क्यों काटते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। इसमें हमारे पास आता है स्थलमंडल विभेदन। ठीक है, हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर है, जमीन बनी कैसे। तो एक चीज समझिएगा, आप इन व्हाइट डॉट्स को कहेंगे कि ये हैं हल्के एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये हैं भारी एलिमेंट्स। अब एक समझिएगा कि पृथ्वी के अंदर सारा कुछ ऐसा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब बनने लगा तो ये जो हल्के और भारी एलिमेंट्स थे, भारी वाले नीचे चले गए और हल्के वाले ऊपर आ गए, और जो अंदर जाते गए वहां से कोर बना, और जो बाहर आ गए उनसे सतह यानी सरफेस बनी। ये नाम है। समझिएगा कैसे। अब सबसे पहले हल्के और भारी पदार्थ अलग होने की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। जो ये हल्के और भारी पदार्थ अलग हुए, इसको क्या बोला गया, विभेदन। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को बोला गया डिफरेंशिएशन। लाइट और हैवी जो मटेरियल अलग अलग होते हैं। उसके बाद पृथ्वी के उत्पत्ति के समय तापमान बहुत था, जिसके कारण पृथ्वी के पदार्थ भी, आप सोचो वोल्केनो वोल्केनो फट रहे, लावा ही लावा है, तो तापमान टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा था, बहुत ज्यादा। उसके बाद इससे हल्के और भारी पदार्थ क्या हो गए, आपस में मिल गए। ठीक है, सारे मिक्स हो गए ना मिक्स। लेकिन बाद में समय के साथ जो हल्की चीजें थी वो ऊपर आ गई, और जो भारी चीजें थी वो नीचे चली गई। ठीक है, और याद रखिएगा, जब सब कुछ ठंडा होने लगा तो हल्की चीजों से बनी परपटी, भूपरपटी, या जिसे आप क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो भारी चीजें थी उनसे बना कोर। उनसे क्या बना, कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्थल मंडल यानी जिस जमीन को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से चीजें बनी। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें कि महाटक्कर सिद्धांत, बिग स्प्लैट थ्योरी, यहां से आपको पता लगेगा कि पृथ्वी के चक्कर क्यों काटता है चंद्रमा। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो, पहली बात इसमें हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा सा प्लेनेट आके पृथ्वी से टकरा गया, चट्टान आके टकरा गई, पृथ्वी के थोड़े से टुकड़े अलग हो गए, और इन्हीं टुकड़ों ने जुड़कर, ठीक है, क्या बना दिया, चंद्रमा। अब याद रखिएगा, चंद्रमा के अंदर जो फोर्स है वो पृथ्वी वाली है, इसलिए वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो बाकी प्लैनेट्स है वो सूर्य वाले हिस्से से बने हैं, और इसलिए वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो याद रखिएगा, बाकी प्लैनेट सूर्य की वजह से बने तो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के हिस्से से बना, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये चीज मानी जाती है। इसी चक्कर के कारण पृथ्वी का आकार और संरचना भी प्रभावित हुई। जो हम देखते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ी थोड़ी चपटी है पृथ्वी, इसीलिए।
ठीक है? और याद रखिएगा ये सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति को समझाने वाला सिद्धांत है, चंद्रमा कैसे बना। इतनी बात क्लियर है, बहुत ईज़ी चीज़ है। ज्योग्राफी कुछ नहीं है ज़्यादा, आप बस सही तरीके से एक्टिव रह के क्वेश्चनिंग करते हुए, समझते हुए चलिएगा, आपको आसानी से, बहुत आसानी से सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएँगी। उसके बाद अब एक चीज़ समझिएगा, जो आपकी ज्योग्राफी है बेटा ये आपकी 70 मार्क्स की है, ठीक है? और 70 मार्क्स में याद रखिएगा 10 मार्क्स जो हैं, वो मैप के हैं, 10 मैप्स के, ठीक है? आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, गारंटी मान के चलिए 10 में 10 मैप में आएँगे। और जो रही बात आपकी 60 की थ्योरी, इसमें भी अगर आपने हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो 60 आउट ऑफ 60 हम करवाएँगे आपके, ठीक है? और ये चीज़ ऐसे ही नहीं है, आप क्लास 12th का भी पेपर उठा के हमारे चैनल की वीडियो से मिला के देख लीजिएगा, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। और ये नहीं कह रहे कि हमारा पढ़ाया हुआ आता है, लेकिन हम कुछ छोड़ते ही नहीं, ठीक है? हम सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं जिसकी वजह से पेपर में सब कुछ आएगा तो सिलेबस से ही, और हमने वो सारा करवा रखा है। इसीलिए चिंता ना करिएगा, बाकी देखिएगा। और अगर ये स्लाइड चाहिए हो तो कमेंट में अपनी जीमेल आईडी डाल दीजिएगा। थैंक यू।